नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं एडवोकेट अचिंत उपाध्याय इंडियन पॉलिटी का यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का एक नया चैप्टर लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर साथियों आपके पास 2 मिनट मेरी वीडियो को देखने के लिए हैं तो निश्चित ही ये आपको बहुत काम में आने वाली है और ये 2 मिनट आपको आगे पूरी वीडियो में देखने के लिए मजबूर कर देंगी, जो मैं ये श्योर कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी जानकारी आपको मिलने वाली है। और आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर 11 का पार्ट 1। मैंने चैप्टर 11 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला है भारतीय नागरिकता। दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में, जो मैंने मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम चैप्टर 11 पार्ट 1 में पहले बात करेंगे भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप, CAA को लेकर। पहले ये कैब हुआ, फिर ये CAA हुआ, NRC का मामला आया। तो इसमें काफ़ी सारे उद्यम अभी तक हमको देखने को मिल रहे हैं। कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है, तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए ये CAA आया। तो इस पर चर्चा अब हम नहीं करेंगे। आज जो हम करेंगे, जो भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो नागरिकता दी हुई है वो कैसे अर्जित की गई थी। जब हम देश आज़ाद हुआ हमारा और हमारा संविधान लागू हुआ तो क्या क्या तरीके थे इस आज़ादी को प्राप्त करने के। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा दोस्तों, कि भारतीय राष्ट्रीयता जो विधि है उसके अनुसार भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकमात्र नागरिकता उपलब्ध कराता है। यहाँ पर नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। और भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955 को जिसके ज़रिए जोड़ा गया है, और जो 1955 है इसी के तहत हमें नागरिकता प्रदान की गई थी, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है। आगे आगे बढ़कर जैसे जैसे समय आता गया तो इससे संशोधन होते गए, जैसे कि संशोधन 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, और ये 2003 का 2004 का भी ये जो प्रावधान है ये अभी भी इसकी झलक देखने को मिलती है। फिर अब ये 2019 में इस पर बहस छिड़ी हुई है, तो ये कई बार इसमें संशोधन होते रहे हैं। तो इन्हीं पर सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हुए इस पर आज हम बताएंगे कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसको आगे और बढ़ाते हुए कहते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया है। भारत का संविधान पूरे भारतवर्ष में, जो पूरे भारतवर्ष का एकल नागरिकता को व्यवस्था करता है। मतलब यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था की गई है। इसमें जो जन्म के आधार पर बताया गया है नागरिकता, इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आप में जाना चाहूँगा। भारत का संविधान जो लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 के बाद कोई जन्मा व्यक्ति जन्म से नागरिक माना जाएगा। और इसके एक और प्रावधान के अंतर्गत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक थे। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 के साथ साथ आपको याद रखना है 1 जुलाई 1987। तो 1 जुलाई 1987 से अगर कोई भी व्यक्ति, उनके माता पिता भारत में रह रहे हैं, दोनों रह रहे हैं या उनमें से कोई एक रह रहा है, तो वो भी माने जाएंगे, इसके नागरिक माने जाएंगे। उनके जो बच्चे हैं वो इसके नागरिक माने जाएंगे। तो यहाँ पर समझ सकते हैं। दूसरा जो बताया गया कि उसके माता पिता में से कोई एक जन्म ले लिया हो। जो दूसरा प्रावधान बताया गया है वो वंशानुक्रम या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता देने का है।
मतलब जो हेरिडिटरी चला आ रहा है या फिर ब्लड रिलेशन से, उसका प्रावधान करता है। ये नंबर 2 आपको याद रखना है। और इस प्रावधान के अंतर्गत शर्त यह है कि व्यक्ति का जन्म अगर भारत के बाहर हुआ हो तो उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना ही चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि विदेश में जन्मे उस बच्चे का पंजीकरण भारतीय दूतावास, जिसे कहते हैं इंडियन एम्बेसी, भारतीय दूतावास में 1 वर्ष के भीतर कराना अनिवार्य है। अब अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उस परिवार को अलग से भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। तो ये 2 प्रावधान थे। इस प्रावधान में माँ की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए किया गया था। तो यहाँ पर मैंने आगे आपको इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में बताया है कि 1992 में ऐसा कानून था कि अगर कोई विदेश में बच्चा रहता है तो उसका पंजीकरण करवाना भारतीय जो एम्बेसी है, दूतावास है, उसमें 1 वर्ष के अंदर करवाना ज़रूरी था, अनिवार्य था। और अगर वो नहीं करवाता है तो उससे सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। इस तरह से बार बार हर महीने यहाँ पर वहाँ पर जो होता था नागरिक यहाँ का बनता था, उसे हर महीने या 6 महीने में थाने पर जाना पड़ता था और अपनी रिपोर्ट देनी होती थी। लेकिन अब सरकार ने काफ़ी इसमें सुविधाएं दे दी हैं कि ऐसा करने की अब ज़रूरत नहीं है। और अगर विदेश जाते हैं आप, वहाँ पर रहकर भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समय बिताना पड़ेगा, कुछ समय, ये ज़रूरी नहीं है परमानेंटली वहाँ पर चले भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ के नागरिक माने जाएंगे, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर हफ्ते या हर महीने या 6 महीने में आपको रिपोर्ट करानी है, लेकिन फिर भी भारत से जुड़कर आपको रहना होगा। नेक्स्ट इसमें जैसे मान लो मैंने बताया है, इसमें अभी आपका जो तीसरा है पॉइंट, तो तीसरे पॉइंट में जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी 5 वर्षों तक साधारणतः रहा हो, तो 5 वर्षों का यहाँ पर भी प्रावधान दिया गया है। तो ये कहता है कि अवैध प्रवासी मतलब जो कि यहाँ पर छोड़कर चला गया है कोई अगर व्यक्ति, भारत सरकार को आवेदन कर नागरिकता मांगता है, तो ये कुछ ऐसी वो सर्टेन शर्तें हैं जिसको वो उसके अकॉर्डिंग उन्हें वो दी जा सकती है। शर्त क्या है? पहली, भारतीय मूल का वो शख्स जो देश में नागरिकता के लिए आवेदन देने के पहले भारत में कम से कम 7 साल रहा हो, ये पहली शर्त है। और दूसरी हम कह सकते हैं भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश का नागरिक हो, मतलब कि व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश से बाहर किसी अन्य देश का नागरिक हो और उस नागरिकता को छोड़कर भारत की नागरिकता चाहता हो, तो वो रह सकता है यहाँ पर, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर है। और वो शख्स जिसकी शादी किसी भारतीय नागरिक से हो गई है और वो नागरिकता की आवेदन करने से पहले कम से कम 7 साल तक भारत में रह चुका है, तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। वो नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भारतीय हों, ऐसे नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भारतीय हों, वो भी पंजीकरण करा के भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो ये सारा जो बता रहा हूँ मैं आपको, वो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा यहाँ पर इंडिया में, तो उससे आपकी क्या कहते हैं नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा 3 के अलावा जो छोटे जो चीज़ें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 4th बता देता हूँ। इसमें क्या है, भूमि विस्तार के जरिए नागरिकता देने का है। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर देखें कि 1961 में गोवा को, 1962 में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया, तो वहाँ की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई थी। और अब देख सकते हैं कि 317 हटने से जो भारत के निवासी थे, जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, वो जम्मू कश्मीर के नागरिक अलग थे और भारत के अलग थे, लेकिन अब वो भारत के नागरिक ही माने जाएंगे। और एक 5वां प्रावधान ये कह सकता है कि नेचुरलाइजेशन के ज़रिए, मतलब प्राकृतिककरण के ज़रिए
नागरिकता देने का है, यानी देश में रहने के आधार पर भी कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता हासिल कर सकता है, बशर्ते वो नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची की सभी योग्यताओं पर खरा उतरता हो। तो जो नागरिकता की 3री अनुसूची है वो उनका टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करता है, तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, विकास की तरफ बढ़ेगा, तो निश्चित है कि बाहर का जो विदेशी है वो देश में आने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। जैसे भारतीय विदेशों में जाने का प्रयास करते थे किसी ज़माने में, ब्रिटेन में, अमेरिका में जाने का। अब भारतीय क्या है कि भारत में ही उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन फिर भी विकास की दर पर जो बढ़ रहा है तो वो देश के लिए एक अच्छा है और एक अच्छी खबर कह सकते हैं देश के लिए, जिसे हम आगे इसमें चलते हैं दोस्तों। मार्च 2015 के प्रथम सप्ताह में विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारतीय नागरिकता जैसी सुविधाएं देने के उद्देश्य से नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 को लोकसभा में पारित किया गया। मतलब ध्यान रखना है 2015 में ये जो विदेशों में जो रह रहे भारतीय मूल के लोग, तो वो भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये विधेयक लोकसभा में लाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस से पहले भारत सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन कर एक अध्यादेश लागू कर दिया, जिसके तहत मतलब एक ऑर्डिनेंस लागू कर दिया, और जिसके तहत भारतीय मूल के व्यक्ति जो PIOs हैं और जो भारत के विदेशी नागरिक OCI योजनाओं का विलय कर दिया जाएगा। तो इस कानून के तहत PIOs को और OCI को इसमें क्या कहते हैं योजनाओं का लाभ दिया गया है और सिटीजनशिप जो एक्ट पारित किया गया है। यहाँ पर PIOs की मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहूँगा, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर PIOs की जो फुल फॉर्म है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, और OCI की जो फुल फॉर्म है वो है आपका ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसे आप लिख ही सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। PIO वीज़ा, पहले जो वीज़ा दिया जाता था पहले 15 साल के लिए ही दिया जाता था, अब यह आजीवन हो चुका है। ये भी एक अच्छा सरकार का जो पहल है, काफ़ी अच्छी है, देश से संबंध बनाने वाली। और PIO वीज़ा हासिल करने वालों को भारत में 6 महीने से अधिक रहने पर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करानी होती थी। हर 6 महीने पर वापस भारत लौटने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें अब समाप्त हो चुकी हैं और देश उन्नति कर रहा है। तो इसलिए जो विदेशों से संबंध हमारे बन रहे हैं, विदेशों के हमसे बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देश विकासशील से विकसितता की ओर बढ़ रहा है। अब उन्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। OCI कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये OCI कार्ड रखने वालों को इसमें पहले ही छूट मिली हुई है। तो जो OCI कार्ड रखते हैं उनको छूट मिली हुई है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, तो आपको ये याद रखना है। और आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों PIO कार्डधारी भी अब भारत में ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर ये सुविधा दे दी गई है इनको कि PIO कार्डधारी भी अब, जैसे कि OCI कार्डधारी को अधिकार मिलते हैं, उसी तरह से उनको भी अधिकार दे दिए गए हैं PIOs को। वह धारा खत्म कर दी गई है जिसके तहत भारतीय नागरिकों से शादी करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम लगातार 1 साल भारत में रहना ज़रूरी था। तो ये जो रहना ज़रूरी था 1 साल तक, ये अब समाप्त कर दिया गया है और एक पहल अच्छी की गई है। देश की जो विदेश नीति है इसको आगे बढ़ावा देने के लिए ऐसा कार्य किया गया है। अब उन्हें 1 साल में केवल 30 दिन के लिए विदेश जाने की इजाज़त होगी। तो ये इसमें बस हल्की सी कंडीशन लगा दी गई है। और आगे देखते हैं इसमें PIO OCI के विलय के बाद भारतीय मूल के लोगों को हमेशा भारत में रहने की इजाज़त होगी।
तो ये भी बहुत सकारात्मक और एक अच्छी पहल है, और उन्हें आम नागरिकों के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। ये सारे अधिकार दे दिए गए हैं, केवल चुनावों में भाग लेने का और वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। ये केवल 2 अधिकार हैं, जो इलेक्शन का और वोटिंग का राइट, ये इन्हें अभी नहीं मिला है, लेकिन और सारे आम नागरिकों की तरह अधिकार दे दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी पहल है। इसमें जो मैंने दोस्तों इसमें जो बोला है, जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो तो मैंने काफ़ी सारे लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो मैं बताता गया हूँ मुँह से, आप उन्हें पेन डाउन करें, राइट डाउन करें और उन्हें अपनी कॉपी में बनाकर लिखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट से हटके भी कोई इधर उधर जो आपको लगता है कि ज़रूरी है, वैसे तो मैं सारी चीज़ें ज़रूरी ही बताता हूँ अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ध्यान रखें, आप हमारे कमेंट, जो भी आप कमेंट करते हैं, हम उनको ज़रूर पढ़ते हैं और उनका जवाब पूरा देने की कोशिश करते हैं, और जहाँ तक होता है कि पूरा ही देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई सजेशन हमें देना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको भी प्लीज़ दोस्तों ज़रूर बताएं, इससे हमें ताकत मिलती है, बल मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।